आज हम भारत की राजनीति के एक ऐसे दौर के बारे में बात करेंगे जिसमें कि राजनीतिक नेतृत्व को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी और महज 2 साल के अंदर जो है भारत में 2 प्रधानमंत्री का मौत हुआ और राजनीतिक उत्तराधिकारी के लिए कभी टकराहट पैदा हुआ तो कभी जो है सर्वसम्मति से जो है निर्णय लिया गया। साथ ही साथ लोगों ने क्या सोचा इन चीज़ों के बारे में, भारतीय डेमोक्रेसी के बारे में उस समय पे, और उस समय की क्या सिचुएशन थी देश की, किस प्रकार की स्थिति थी, आइए इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है यूरेका पे और मैं पॉलिटिकल साइंस सीरीज में आज 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है उसके चैप्टर 5 को इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने लाऊंगा, जिसमें कि हम कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं जो पुनर्स्थापना है इससे संबंधित जो है राजनीतिक उत्तराधिकारी की जो चुनौती थी, इन चीज़ों के बारे में नोट्स के माध्यम से जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि किस प्रकार से स्वतंत्र भारत के बाद जो लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुआ था और निर्वाचित सरकार की स्थापना हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम पीएम बने थे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1950 में जो भारत में जो है संविधान लागू हुआ और साथ ही साथ जो है देश में 1952 में जो है प्रथम आम चुनाव हुआ और प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को विजय मिला था। और उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है देश के प्रधानमंत्री बने और वो 1952 से लेकर के 1964 तक जो है पीएम रहे अपनी मृत्यु के समय तक। फिर 1964 के बाद से जो है 1966 तक जो है लाल बहादुर शास्त्री जी देश के पीएम थे और 1966 के बाद जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो है 1967 में जो है शास्त्री जी के मृत्यु के बाद जो है 66 में पीएम बनती है और उसके बाद से वो देश में जो है बीच में 3 साल का अगर पीरियड हटा दे 77 से लेकर के 80 तक का, तो फिर जिसमें कि जनता पार्टी की सरकार थी, बाकी 80 से 84 तक भी जो है 1980 से 84 तक भी इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और 1977 से जो है 80 तक जो है जनता पार्टी की सरकार देश में रही। तो इस प्रकार की स्थिति थी। दोस्तों, जैसा कि हम सब ने जो है इस बुक के स्टार्टिंग में ही कांग्रेस सिस्टम के बारे में भी हमने पढ़ा था। दरअसल आप कांग्रेस सिस्टम शब्द से अवगत होंगे। कांग्रेस सिस्टम शब्द जो है, जो कांग्रेस प्रथम आम चुनाव से लेकर जो तृतीय आम चुनाव तक जो जीतते आई इलेक्शन में, उसी को जो है कांग्रेस प्रणाली या फिर वन पार्टी डोमिनेटेड सिस्टम के तहत जो है जाना जाता है। तो राजनीतिक उत्तराधिकारी की क्या चुनौती थी देश में? दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु है वो 1964 में हुई। वो कुछ समय से बीमार चल रहे थे और उसके बाद जो सबसे जो बड़ा प्रश्न चिन्ह था, दो प्रमुख प्रश्न थे उस समय देश के राजनीतिज्ञ के सामने और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के सामने। क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी की थी तो निर्णय भी कांग्रेस पार्टी को ही लेना था उस समय में कि उनके संसदीय दल के नेता कौन होंगे। दोस्तों, जो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण प्रश्न था वो यह था कि भारत से बाहर के जो लोग थे उनके अंदर जो है ये संदेह था कि भारत में नेहरू के बाद जो है लोकतंत्र कायम रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। फिर जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि अन्य नव स्वतंत्र देश की तरह भारत भी जो है राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल लोकतांत्रिक ढंग से जो है सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यानी कि भारत में जो राजनीतिक उत्तराधिकारी है, यानी नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस चीज़ को लेकर के ये सभी लोकतांत्रिक तरीके से जो है निर्णय ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे दो और जो डर था, जो भय था, वो भी था। एक ये था कि असफल होने पर जो है सेना, यानी ये चीज़ अगर असफल हो जाता है, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से अगर निर्णय नहीं लिया जा सकता है, तो क्या जो है राजनीतिक भूमिका जो है सेना के द्वारा निभाया जाएगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे दूसरा भय था वो यह था कि नया नेतृत्व करने वाला देश के समक्ष जो समस्याएं थी उस समय में, उसका समाधान कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्योंकि दोस्तों, उस समय में समस्याएं भी थी। 1962 में चाइना के साथ में युद्ध हुआ था और देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी उस समय में और दिन प्रतिदिन जो स्थिति और भी डमाडोल होती जा रही थी और अकाल की स्थिति भी कुछ दिन बाद में आया।
जब शास्त्री जी पीएम थे देश के। तो अभी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार की चुनौती जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको झेलना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तराधिकारी से संबंधित जो है 2 मुख्य जो है प्रश्न था, और साथ ही साथ आप इसको 2 मुख्य चुनौती भी कह सकते हैं, और इस चीज़ को लेकर के 2 प्रमुख जो भय था। ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो है अगर देखें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रथम आम चुनाव के बाद से 1964 तक जो है देश के पीएम रहे, यानी 1952 से लेकर के 1964 तक वो पीएम थे। इनके मृत्यु के बाद, क्योंकि वो लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे, और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जो है देश के पीएम बनते हैं। तो देश के पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी कैसे बनते हैं, आइए इन चीज़ों को देखते हैं। साथ ही साथ शास्त्री जी के जीवनी को भी देखेंगे। 1964 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद जो तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे वो के कामराज जी थे। ने पार्टी के नेताओं और सांसदों से जो है सलाह मशवरा किया और पाया कि सभी लोग जो है शास्त्री के पक्ष में हैं, और उनके द्वारा शास्त्री जी का नाम जो है आगे बढ़ाया गया, और शास्त्री जी निर्विरोध रूप से जो है संसदीय दल के नेता निर्वाचित हुए। दोस्तों अपने देश में जो संसदीय परिपाटी है उसमें ये है कि संसदीय दल के नेता ही जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। तो इस प्रकार से के कामराज जी के द्वारा शास्त्री जी का नाम आगे बढ़ाया गया, और शास्त्री जी जो है देश के नेक्स्ट पीएम बने जवाहरलाल नेहरू जी के बाद। 1964 से 1966 तक जो है शास्त्री जी देश के पीएम रहे। 1966 में जो है ताशकंद समझौता, जो भारत और पाकिस्तान का जो 1965 का जो वॉर हुआ था, इसके बाद में रूस की मध्यस्थता से जो है ताशकंद समझौता हो रहा था। दोस्तों ताशकंद जो है वर्तमान समय का उज्बेकिस्तान का राजधानी है, और उस समय में ये जो है यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, सोवियत संघ का पार्ट हुआ करता था। तो ताशकंद समझौते के समय में सोवियत संघ में जो है 10 जनवरी 1966 के जो है को शास्त्री जी की भी मृत्यु हो जाती है, यानी कि 2 साल के अंदर भारत के 2 प्रधानमंत्री का मौत हो जाता है। एक 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, और 1966 में जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु होती है। एक नव लोकतांत्रिक देश के लिए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण समय था, और साथ ही साथ इस समय में शास्त्री जी के समक्ष जो है कुछ प्रमुख चुनौती भी आया। अगर हम इस चीज़ की चर्चा करें, जो प्रमुख चुनौती क्या थी, तो इस समय में भारत चीन युद्ध जो है 1962 में हुआ था की वजह से जो है आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उस समय में एक नई इकोनॉमिक नई अर्थव्यवस्था थी हमारी, और नई लोकतांत्रिक व्यवस्था भी थी। और युद्ध के बाद में जो है भारत के जो नेतृत्वकर्ता थे उनका जो डिसीजन था कि सैन्य खर्च में बढ़ोतरी किया गया। तो इस प्रकार से जो है इसका प्रभाव जो है, जो आर्थिक विकास है इन चीज़ों के ऊपर में भी पड़ा, और देश में जो है एक और महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि खाद्य अन्न का जो है उत्पादन जो है घट गया था, क्योंकि इस समय में बेवजह मौसम खराब होने की वजह से जो है अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई, और खाद्यान्न संकट जो है देश में उत्पन्न हुआ, और खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न होने से स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि लोग आप समझ सकते हैं कि अकाल की जो स्थिति होती है बहुत ही विपरीत स्थिति होती है, और देश की जो अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर थी उस समय में, तो महंगाई भी जो है अत्यधिक बढ़ चुकी थी, मुद्रास्फीति बढ़ चुकी थी। तो इस प्रकार से देश की जो हालात थी वो काफ़ी खराब थी, विपरीत दिशा में थी। और 1965 में जो है भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ, यानी कि 62 में चीन के साथ भी युद्ध हुआ, और 1965 में जब शास्त्री जी पीएम थे तो उनके समय में जो है पाकिस्तान के साथ में भी वार हुआ। यानी इन 2 युद्ध का जो है आर्थिक प्रभाव भारत के ऊपर में काफ़ी पड़ा, और साथ ही साथ जो है मौसम खराब और होने की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत के ऊपर में जो है अकाल की भी जो है स्थिति बनी, और खाद्यान्न का संकट भी उत्पन्न हुआ। तो यानी दोनों स्तर पे भारत में जो है सामान्य स्थिति नहीं थी, विपरीत स्थिति ही थी। खाद्यान्न संकट भी थी, और आर्थिक रूप से भी संकट की ही स्थिति थी इस समय में। तो इस प्रकार से शास्त्री जी जब पीएम बने थे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब पंडित नेहरू के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी देश के पीएम बने, तो उनके समक्ष किन्हीं प्रमुख 3 चुनौतियों की वर्णन करें। तो आप तो भारत पाकिस्तान युद्ध की चर्चा कर सकते हैं कि शास्त्री जी के समय में हुआ था,
और साथ ही साथ जो देश की आर्थिक स्थिति है इसकी चर्चा कर सकते हैं कि 1962 के युद्ध के बाद भारत की और 1965 के युद्ध की वजह से भी भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सैन्य शक्ति की बढ़ोतरी के लिए जो है हमने सैन्य खर्च के ऊपर में बढ़ोतरी किया, और साथ ही साथ देश में जो है अकाल की वजह से जो है खाद्यान्न संकट जो है उत्पन्न हुआ था। तो ये 3 जो है प्रमुख चुनौती थी शास्त्री जी के गवर्नमेंट के सामने में। तो ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसको जो है कई बार खतरनाक दशक के रूप में जो है अंकित किया जाता है। 60 के जो दशक है आपके एनसीईआरटी में भी इसका वर्णन है। तो खतरनाक दशक के रूप में इसलिए कहा जाता है क्योंकि गरीबी की स्थिति थी इस समय में, आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर थी, खाद्यान्न संकट थे, तो जो सामाजिक रूप से लोग और गरीब होते जा रहे थे, आर्थिक रूप से गरीब होते जा रहे थे। गैर बराबरी यानी कि समाज में जो है गैर बराबरी की स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी थी, यानी अमीरी और गरीबी के मध्य जो है फर्क बढ़ता जा रहा था। क्योंकि दोस्तों स्वाभाविक सी बातें हैं कि अगर खाद्यान्न संकट जैसी चीज़ें अगर है, आर्थिक संकट जैसी चीज़ें अगर है, तो जो लोग मजबूत रहेंगे उनके ऊपर में कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो लोग खाद्यान्न के ऊपर में निर्भर है, जो किसी और के खेत में खेती करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, तो ज़रूर इसके ऊपर में प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो लोग ज़मींदार हैं उनके पास में स्टोरेज होता है खाद्यान्न का, वो अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन जो साल दर साल जो है खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं उनके लिए ये स्थिति जो है बहुत ही नकारात्मक सिद्ध होती है। तो इस प्रकार की जो है समाज में गैर बराबरी की स्थिति जो है उत्पन्न हुई। साथ ही साथ जो है सांप्रदायिक क्षेत्रीय विभाजन भी जो है इस समय समाज में देखने को मिला जो है भारतीय समाज में। तो इसलिए 1960 के दशक को जो है कई बार खतरनाक दशक के रूप में जो है अंकित किया जाता है। साथ ही साथ ऊपर आपने देखा कि किस प्रकार से 62 में चीन के साथ में युद्ध हुआ, 65 में पाकिस्तान के साथ में युद्ध होता है, और देश में जो है खाद्यान्न के संकट की स्थिति भी बनी हुई थी। दोस्तों इसके बाद में आइए हम लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं, इनकी जीवन से संबंधित, जो आपकी एनसीईआरटी के पुस्तक में अंकित किया गया है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने 64 में, जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1930 में वे स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की उन्होंने, और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। कांग्रेस पार्टी के महासचिव का पदभार भी उन्होंने संभाला, और साथ ही साथ 1951 से 56 तक जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पे भी रहे। इसी दौरान रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों इन सब चीज़ों में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें यही है, जो इन्होंने 1956 में शास्त्री जी जब कैबिनेट मिनिस्टर थे तो रेल मंत्री थे, और रेल मंत्री होते हुए इन्होंने जो महबूब नगर, जो वर्तमान समय का तेलंगाना है और उस समय का जो आंध्र प्रदेश था, यहाँ पे एक रेल दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से इन्होंने नैतिक आधार पे इस्तीफा दे दिया था। और बाद में जाकर के 1957 से 64 के बीच में जो है मंत्री पद पे रहे। अपने इन्हें हाँ, जब देश में अकाल की स्थिति थी तो इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का मशहूर नारा दिया था इन्होंने। और ये नारा इन्होंने इसलिए दिया था, देश में अकाल की स्थिति थी और साथ ही साथ जय जवान यानी कि युद्ध की भी स्थिति थी और अकाल की भी स्थिति थी। तो इस हिसाब से जो जवान है वो युद्ध के लिए महत्वपूर्ण थे और किसान जो है वो खाद्यान्न के लिए महत्वपूर्ण थे। तो इसलिए ये नारा जो है इसी समय में दिया गया था जब देश में युद्ध जैसी स्थिति थी और अकाल जैसी स्थिति थी। तो इस वजह से शास्त्री जी ने जो है जय जवान जय किसान का नारा भी दिया, और साथ ही साथ जो है इन्होंने देश में आह्वान किया था कि अगर हो सके तो आप एक समय का जो है उपवास रखें, ताकि अकाल का प्रभाव जो है लोगों के ऊपर में कम पड़े और लोगों को समुचित रूप से जो है खाद्यान्न की उपलब्धता हो सके। दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि 2 पीएम के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब शास्त्री जी के बारे में भी इस वीडियो में हमने देख लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम शास्त्री जी के मृत्यु के बाद जो सिर्फ अल्प समय के लिए ही देश के प्रधानमंत्री, अल्प एवं विपरीत परिस्थिति के लिए आप कह सकते हैं कि एक युद्ध होने के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर इनके कार्यकाल में भी दूसरा युद्ध होता है और साथ ही साथ जो है अकाल भी पड़ता है। तो अल्प अवधि एवं विपरीत अवधि के काल के जो पीएम थे वो शास्त्री जी थे, बहुत ही ईमानदार छवि के थे, और इनकी मृत्यु जो हुई वो अकारण मृत्यु हुई। आज तक इन चीज़ों के बारे में किसी एक सिद्धांत, कोई एक सिद्धांत मान्य नहीं है कि इनका मृत्यु जो है किस तरीके से हुआ था। दोस्तों आप लोग अगर चाहे तो इसके ऊपर में एक मूवी देख सकते हैं, ताशकंद फाइल नाम की एक
मूवी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, जो शास्त्री जी के मौत से के ऊपर में ही बनाया गया है कि किस प्रकार से संदिग्ध हालात में उनकी मौत हुई थी और उनकी मौत से संबंधित जो है आज तक कोई एक सर्वमान्य थ्योरी नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं इनकी मौत से संबंधित शास्त्री जी के बारे में। 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी 10 जनवरी को ताशकंद में। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम शास्त्री जी के बाद में किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी देश की पीएम बनती है और उस समय के जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता मोरारजी देसाई थे उनके बीच मध्य इंदिरा गांधी और उनके मध्य जो है किस प्रकार की कुर्सी की लड़ाई हुई, सत्ता को पाने के लिए किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा हुई, इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी